अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने द रेप ऑफ द लॉक के जो टेक्स्ट थी 406 तक कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग कैंटो 3 के लाइन नंबर 407 से अपनी टेक्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारा जो आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। स्क्रीन पे लाइन देखिए, कॉफ़ी विच मेक्स द पॉलिटिशियन वाइज। कहते कॉफी क्या चीज है जो सियासतदानों को, पॉलिटिशियन को अक्लमंद बनाती है, दानिशमंद बनाती है, यानी कि वाइज बनाती है। एंड सी थ्रू ऑल थिंग्स विद हिज हाफ शट आईज। कि कॉफी पॉलिटिशियन को इतना अक्लमंद बना देती है कि उनकी आंखें आधी बंद भी होना, वो उन आधी बंद आंखों से भी हर चीजों को देखना शुरू कर देते हैं कि इतना असर रखती है ये कॉफी। फिर कहते हैं स्टैंड अप इन वेपर्स टू द बैरन्स ब्रेन। अब बैरन कौन है? वही जिसके साथ बेलिंडा ने गेम खेली थी बैग पे। अब हुआ क्या है, कहते हैं कि ये जो कॉफी है ना, इसके फ्यूम्स उड़े हैं, यानी कि इसके वेपर्स उड़े हैं। उनकी जो खुशबू है, वो खुशबू बेसिकली कहाँ पे गई है? बैरन के ब्रेन तक गई है। न्यू स्ट्रेटेजम्स द रेडियंट लॉक टू गेन। अब जब ये गई है वेपर्स, किसके वेपर्स? कॉफी के। कहाँ पे गए हैं? बैरन के माइंड में। जब ये बैरन के माइंड में गए हैं तो अचानक ही बैरन का माइंड एक्टिव हुआ और एक्टिव होकर ये देखता है, वो बेलिंडा की लट देखता है, उसकी लोक देखता है। अब जब ये उसकी लोक देखता है तो उस रेडियंट यानी कि चमकदार लोक को हासिल करने की जो है ना ट्रिक्स, वो सोचने लग पड़ता है कि अब तो मैं ये लोक लेके रहूंगा, लूंगा कैसे, उसके ये ट्रिक्स सोचता है। स्ट्रेटेजम्स कहते हैं ट्रिक्स को। सीज, रुक जा, रैश यूथ, डिजिस्ट इट इज टू लेट। कि ए यंग आदमी, ए रैश यूथ, रुक जाओ, कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। मतलब यहाँ पे बेरन को कहा जा रहा है कि रुक जाओ, बेलिंडा की लट मत काटो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिर उसके बाद उसको एक और इंसिडेंट याद करवाया जा रहा है जी। फेट द जस्ट गोड्स एंड थिंक ऑफ सिलियास फेट। कहते तुम खुदा के इंसाफ के बारे में सोचो और खुदा के इंसाफ से डरो और सिला के बारे में सोचो। अभी सिला कौन थी? बेसिकली एक फीमेल क्रिएचर थी, सुपर नेचुरल फीमेल क्रिएचर। इसके 12 पाँव थे, इसके 6 सर थे। सिला जो है ना, इसने क्या किया था, इसके फादर थे नार्सिस, इसके फादर की पर्पल कलर की लॉक थी। इसने ये किया, इसको माइनोस नाम के पर्सन से मोहब्बत हो गई। इसने अपनी सिटी को बिट्रे किया, धोखा दिया और इसने अपने फादर की पर्पल कलर की लॉक काट दी। जब इसने अपने फादर की लॉक काटी तो उसके बाद जो नेसिस था लेटर ऑन, वो उसने कहा जाता है खुद को मार दिया था और वो एक सी ईगल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। ऑन द अदर हैंड जो सेला थी, जिसने अपने फादर की पर्पल लॉक काटी थी, वो जो थी बाद में एक परिंदा बन गई थी। उसे परिंदा बना दिया गया था और वो परिंदा बन के उसे छोड़ दिया गया था ताकि वो हवा में इधर उधर उड़ती रहे, उसे सुकून ना मिले। ठीक है, तो ये थी सेला की स्टोरी। क्योंकि उसने पर्पल लॉक काटी थी अपने फादर की बेस पे, उसी बेस पे उसको पनिशमेंट मिली थी। तो यहाँ पे उसको वार्न किया जा रहा है बैरन को कि सीज रैश यूथ डिजिस्ट इट इज टू लेट, फेयर द जस्ट गॉड्स, खुदा के इंसाफ से डरो, एंड थिंक ऑफ सेलास फेट, और जो सेला की किस्मत थी उसके बारे में सोचो कि उसके साथ क्या हुआ था। चेंज टू अ बर्ड, एक परिंदे में बदल गई थी, एंड सेंट टू फ्लिट इन एयर, और उसे हवा में उड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। शी डियरली पेज फॉर निसिस इंजर्ड हेयर, उसने बहुत ज्यादा उसको देना पड़ा, मतलब क्या देना पड़ा, उसको भुगतना पड़ा इंजाम, क्योंकि उसने निसिस की, जो उसका फादर थी, उसके लॉक को, उसके बालों को इंजर्ड किया था, उनको जख्मी करने की बेस पे, उनसे गद्दारी करने की बेस पे उसको भारी कीमत अदा करना पड़ी थी। अब इसको यहाँ पे बार बार याद दिलाया जा रहा है कि खुदा के इंसाफ से डरो, सिले के साथ जो है वो देखो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, कहते जब इंसान बुराई का इरादा कर ही लेता है तो उसको साथ ही साथ उस बुराई के लिए स्टेप उठाने के लिए रास्ते हमवार होते जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं रास्ते उसके लिए। कहता है बट व्हेन टू मिसचीफ मॉर्टल्स बेंड देयर विल। कहता है लेकिन जब इंसान, ये जो मॉर्टल मीन्स
जिन्होंने हमेशा नहीं रहना होता, वो इंसान जिसने मर जाना होता है। कहते जब ये खत्म होने वाले इंसान, खत्म होने वाले लोग शरारत का इरादा कर ही लेते हैं, मिसचीफ यानी कि शरारत का इरादा कर ही लेते हैं, तो हाउ सून दे फाइंड फिट इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑफ इल, वो कैसे इतनी जल्दी अपने बुराई करने के जो वो इंस्ट्रूमेंट है उनको मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पे बैरन ने इरादा किया कि वो ब्लेंडा की लॉक काटेगा, वहां पे उसको लॉक काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी मिल गया। यहाँ पे ये बताया गया है। जस्ट देन क्लैरिसा ड्रू विद टेम्पटिंग ग्रेस, कि अब यहाँ पे देखो जरा, वो कहते हैं ना दोस्तों से बच के रहो, दोस्त बड़े गद्दार होते हैं। यहाँ पे अब क्लैरिसा कौन थी? ब्लेंडा की दोस्त थी। क्लैरिसा ने क्या किया? ड्रू विद टेम्पटिंग ग्रेस, उसने टेम्पटिंग यानी कि वर्गलाने वाले अंदाज के साथ निकाला। क्या निकाला? अ टू एज्ड वेपन फ्रॉम हर शाइनिंग केस, अपने शाइनिंग केस के अंदर से टू एज्ड वेपन निकाला, जैसा कि कैंची। उसने सीजर्स निकाली अपने बैग के अंदर से, यानी कि दोस्त ने ही दोस्त के बालों को काटने के लिए सीजर्स प्रोवाइड की, यानी कि इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया। अब क्योंकि ये मॉक एपिक है और यहाँ पे बेसिकली मॉक एपिक का जो एक फीचर होता है कि उसके अंदर वेपन्स होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टाइल यूज़ किया गया है वो ग्रैंड स्टाइल यूज़ किया गया है कि वेपन निकाला जो टू एज था टेम्पटिंग ग्रेस के साथ, और इंस्ट्रूमेंट मिल गया। मिसचीफ मॉर्टल ने ये फैसला किया। तो यहाँ पे लैंग्वेज को ग्रैंड करके दिखाया गया है, बड़ा बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है यहाँ पे। और उसने क्या किया यहाँ पे? कैंची निकाल के यानी कि सीजर्स निकाल के प्रोवाइड की है बैरन को। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे मॉक एपिक का एक फीचर भी आ गया, वो है वेपन का यूज। अब आगे हम बैटल भी देखने वाले हैं। सो लेडीज इन रोमांस असिस्ट देयर नाइट, कहते हैं जैसे कि रोमांस के अंदर ये भी एक फीचर है, ट्रेट है लिटरेचर का। जो विमेन थी वो अपने नाइट की, अपने हीरो की मदद किया करते थे, बिल्कुल वैसे ही मदद की है क्लैरिसा ने बैरन के यहाँ पे। प्रेजेंट दिस पेयर एंड आर्म हिम फॉर द फाइट। जो रोमन वॉर होती थी, उन वॉर में क्या होता था? उन वॉर में विमेन आती थी मेन की हेल्प के लिए, उनको वो आके नेज़ा देती थी, जंग के लिए जो थी वेपन वो प्रोवाइड करती थी। और यहाँ पे आर्म हिम मतलब जंगी वेपन प्रोवाइड करना, जंगी हथियार प्रोवाइड करना। कहते जिस तरह से रोमन वॉर के अंदर जो लेडीज थी वो नाइट की हेल्प करती थी, उनको वेपन प्रोवाइड करती थी, बिल्कुल उसी तरह से क्लैरिसा ने यहाँ पे वेपन प्रोवाइड किया बैरन को, जो कि टू एज्ड वेपन है, यानी कि एक सीजर्स है। बैरन ने क्या किया? ही टेक्स द गिफ्ट विद रेवरेंस एंड एक्सटेंड्स, उसने बड़े ही ताजीम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो वेपन जो था, गिफ्ट जो था, एक्सेप्ट किया एंड एक्सटेंड्स, और उसने उसको फैला दिया, जैसे कि कैंची खोलते हैं ना, वो उसको फैला दिया। फिर है लाइन ये, द लिटिल इंजन ऑन हिज फिंगर्स एंड्स। इंजन मीन छोटी सी मशीन, और ये मशीन कौन सी है? कैंची। कैंची क्या करती है? बाल काटती है। तो बाल काटने वाली मशीन को उसने फिंगर्स एंड अपनी उंगलियों में लटका लिया, जैसा कि हम देखते हैं ना कि जब हम कैंची पकड़ते तो अपने फिंगर्स के एंड के अंदर डाल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। दिस जस्ट बिहाइंड बेलिंडाज नेक ही स्प्रेड, अब वो कहाँ पे लेके गया उस सीजर्स को? यानी कि उस हथियार को बेलिंडा की गर्दन के पीछे ले गया। एज ओवर द फ्रेग्रेंट स्ट्रीम शी बेंड्स हर हेड, फ्रेग्रेंट स्ट्रीम यहाँ पे बात की जा रही है कॉफी के कप की, और कॉफी के कप को यहाँ पे खुशबूदार नदी कहा गया। कहते जैसे ही बेलिंडा ने अपना सर खुशबूदार कॉफी के कप की तरफ झुकाया, यानी कि खुशबूदार नदी की तरफ झुकाया, स्विफ्ट टू द लॉक 1000 स्पिरिट्स रिपेयर मतलब बचाने के लिए। अब कहते हैं वहां पे हजारों स्पिरिट्स आ गई उसकी इस लॉक को बचाने के लिए। 1000 विंग्स बाय टर्न्स ब्लो बैक द हेयर, ये जो स्पिरिट्स थी उन्होंने क्या किया? उनके क्योंकि हजारों स्पिरिट्स थी, उनके हजारों विंग्स थे, उन्होंने अपने विंग्स की मदद से इनके बालों को, बेलिंडा के बालों को बार बार पीछे करने की कोशिश की। एंड थ्राइस दे ट्विस्ट द डायमंड इन द एयर, और कहते हैं बालों के साथ साथ इन स्पिरिट्स ने, यानी कि इन रूहों ने 3 बार जो बेलिंडा के कान के अंदर हीरे मौजूद थे, हीरे के झुमके थे, ठीक है, इयररिंग्स थे, उनको भी पीछे को खींचा। फिर है एंड थ्राइस दे ट्विच द डायमंड इन द एयर, सॉरी इसकी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है थ्राइस शी लुक्ड बैक एंड थ्राइस द फोर ड्रू नियर, 3 बार वो पीछे को मुड़ी। कौन?
उसकी लट कैसे मुड़ी, स्पिरिट्स लेके गए हैं। और 3 बार जो है वो दुश्मन जो है उसके नज़दीक आया था। दुश्मन कौन है? बैरन यहाँ पे है। किस लिए आया था? इसकी लट को काटने के लिए। यानी थ्रू एंड थ्रू यहाँ पे जो स्पिरिट्स हैं वो बेलिंडा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। जस्ट इन दैट इंस्टेंट, उसी वक्त क्या हुआ? इंस्टेंटली क्या हुआ? एंशियंस एरियल सोट। अब जो एरियल है उसने देखा। एंशियंस मतलब बेताबी के साथ। द क्लोज रिसेसेस ऑफ विजन्स थॉट। क्लोज रिसेसेस मतलब छुपे हुए ख्यालात। उसने जो बेलिंडा है, विर्जिन मतलब जिसकी शादी ना हुई हो, अनमैरिड, उसने जो बेलिंडा है, यहाँ पे बेलिंडा के लिए यूज़ किया गया है वर्ड, उसके छुपे हुए ख्यालात को देखा। फिर उसके बाद ये किया है, एज ऑन द नोज़गे इन हर ब्रेस्ट रिक्लाइंड। नोज़गे कहते हैं बहुत ज़्यादा फूलों को। तो बेलिंडा के ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो फूल बने हुए थे वो वहाँ पे जाके बैठ गया। कौन? एरियल, जो कि स्पिरिट है अगेन, जो कि बेलिंडा की हिफाजत के लिए आया। ही वॉच द आइडियाज राइजिंग इन हर माइंड। और जो जो आइडियाज बेलिंडा के माइंड के अंदर आ रहे थे, एरियल ने वो सारे आइडियाज को क्या करना शुरू कर दिया? वॉच्ड, देखना शुरू कर दिया, मतलब उन सब का जायजा लेना शुरू कर दिया। अब उसने क्या देखा जी? सडन ही व्यूड, अचानक उसने देखा, इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट, कि अपनी सारी कोशिश के बावजूद भी, अपनी अक्लमंदी के बावजूद भी, अपनी वाइजनेस के बावजूद भी, एन अर्थली लवर लर्किंग एट हर हार्ट, कि एक अर्थली लवर यानी कि एक झूठा आशिक जो ज़मीन, क्योंकि अर्थली लवर है, ज़मीन के जितने भी आशिक है झूठे हैं, तो एक झूठे आशिक ने उसके दिल के अंदर जगह बना ली है। लर्किंग एट हर हार्ट इसके दिल के अंदर जगह बना चुका हुआ है। अमेज्ड कंफ्यूज्ड ही फाउंड हिज पावर एक्सपायर्ड। अब क्या है जी? एरियल जब ये चीज़ देखता है कि एक इंसान से इसको मोहब्बत हो गई है, तो उसकी जितनी पावर्स थी वो क्या हो गई? एक्सपायर्ड हो गई। वो बड़ा हैरान हुआ, कंफ्यूज दिखाई दिया। कौन? एरियल। फिर है रिजाइन टू फेट विद अ साय रिटायर्ड। अब रिजाइन टू फेट मतलब किस्मत के आगे झुक जाना, मजबूर होकर। एंड विद अ साय, एक दुख भरी आह भरने के साथ रिटायर्ड वो छोड़कर चला गया। मतलब क्योंकि अब वो बेलिंडा को कब से बचा रहा था, लेकिन बेलिंडा के अंदर जो उसके जो दिल था उसके अंदर क्या हुआ? अर्थली लवर आ गया, उससे मोहब्बत होने लग पड़ी उसको। और इसी बेस पे क्या हुआ? जितनी भी पावर थी एरियल की सारी एक्सपायर हो गई, और इस बेस पे ही रिजाइंड बेलिंडा टू फेट। उसने बेलिंडा को किस्मत के सामने मजबूर होकर आह भरी और चल दिया और छोड़ दिया। अब क्योंकि एरियल चला गया तो उसके बाद क्या हुआ? द पियर नाउ स्प्रेड्स द ग्लिटरिंग फोरफेक्स वाइड। अब पियर यहाँ पे किसकी बात की गई है? बैरन की। कि पियर यानी कि साथी। अब बैरन ने क्या किया? उस चमकते हुए हथियार को फैलाया। अब वो हथियार कौन था? कैंची। मैं बता चुकी हूँ आपको कि बैरन ने अब उस हथियार को, चमकते हुए हथियार को फैलाया। टू इनक्लोज द लॉक नाउ जॉइंस इट टू डिवाइड। उसने इस कैंची के अंदर यानी कि इस हथियार के अंदर बेलिंडा की लॉक रखी और उनको काटने लगा था। जब उनको काटने लगा, इवन देन बिफोर द फैटल इंजन क्लोज, इससे पहले कि जो कैंची थी, जो फैटल इंजन, ये इंजन था, ये हथियार जो था, ये उस लोक को काटता, वहां पे क्या हुआ? एक सिल्फ आ गई। ठीक है, अड्रेस्ड सिल्फ टू फाउंडली इंटरपोज्ड, बीच में एक सिल्फ आ गई, और उस सिल्फ के आने से क्या हुआ? फेट अर्ज द शीयर्स एंड कट द सिल्फ इन ट्वेन। कि उस सिल्फ के आने से ये हुआ कि जो ये इंजन था, जो ये मशीन थी, वो सिल्फ के ऊपर चल गई और सिल्फ कट गई। बट एयरी सब्सटेंस सून यूनाइट्स अगेन। अब क्योंकि वो एक एयरी सब्सटेंस थी, एक हवाई मखलूक थी, इसलिए वो क्या हुआ? दोबारा जुड़ गई। उसके कैंची से कटने से कुछ भी नहीं उसको हुआ। द मीटिंग पॉइंट्स द सेक्रेड हेयर डिसेवर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जी। बाल कट गए हैं। जैसे ही जो कैंची थी उसके मीटिंग पॉइंट्स, जो जगह जहाँ से वापस में मिलती है, कैंची के ये दोनों पॉइंट्स को मीटिंग पॉइंट्स कहा गया है। ये जब आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, कहते हैं जब ये कैंची के दोनों किनारे आपस में मिले तो उसका सेक्रेड हेयर यानी कि जो मुकद्दस बाल था, डिसेवर, कट गया। उसकी लट जुदा हो गई, सेपरेट हो गई, कट गई। फ्रॉम द फेयर हेड फॉर एवर एंड फॉर एवर। उसके खूबसूरत बालों से हमेशा हमेशा के लिए कट गई। अब जी लोग कट गई तो उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है, देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आईज
and screams of horror rend the affrighted skies. अब कहते हैं कि इसके कटने के बाद उसकी जो आंखें थी, उसकी आंखों से बिजली निकलना शुरू हुई, मतलब खौफ, डर, गुस्सा। और उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाते हुए उसकी जो आवाज़ थी वो आसमान को भी चीर रही थी, आसमान को भी फाड़ रही थी। इतनी ज़्यादा वो गमनाक और गुस्से के साथ और दुख के साथ चीखी थी, और इतनी ऊंची आवाज़ में वो चीखी थी। नॉट लाउडर स्ट्राइक्स टू पिटिंग हेवन आर कॉस्ट। कहते हैं ऐसी आवाज़ें, ऐसी दिल सोज, यानी कि इतनी तकलीफ दे चीखें थी ये, जो कभी आसमान ने उस वक्त भी नहीं सुनी होगी। when husbands or when lapdogs breathed their last, जब किसी के हस्बैंड ने या जब किसी के डॉग ने अपनी आखिरी सांस ली होगी, तब भी, यानी कि जब कोई मरता है इंसान, तो उसके मरने पे इंसान ऊंची ऊंची रोता है ना, तो कहता है उसके जब वो ऊंची ऊंची रोता है तो जितनी तकलीफ उन आवाज़ में होती है ना, बेलिंडा की आवाज़ में उससे ज़्यादा तकलीफ थी। कि जब किसी का हस्बैंड मर जाए, किसी का पालतू डॉग मर जाए, उन्होंने आखिरी सांसें ली हों, और उनके आखिरी सांस लेने पे भी ऐसी ऊंची और दिलसोज चीखें आसमान ने उस वक्त भी नहीं सुनी होंगी जिस वक्त अब आसमान ने अब सुनी है, जो चीखें, जो आवाज़ें। और व्हेन रिच चाइना वेसल्स फॉलन फ्रॉम हाई, कहता है यहाँ पे जब चाइना का बर्तन ज़मीन पर गिर जाए, इन ग्लिटरिंग डस्ट एंड पेंटेड फ्रेगमेंट्स लाई, और जब वो टूट के गिरेगा, यानी कि जमीन पे गिर गया, टूट गया, चूर चूर हो गया, किरची किरची हो गया, अब वो क्या है, कहता ग्लिटरिंग डस्ट, वो चमकती हुई इस मिट्टी के अंदर जब दिखता है तो उसकी भी आवाज़ ज़ोरदार होती है। तो ऐसी भी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी होगी, जो चीख की आवाज़ थी वो इस आवाज़ से भी नहीं मिल रही होगी। फिर है जी, लेट रेट्स ऑफ ट्रायम्फ नाउ माई टेम्पल ट्वाइन। ये बैरन कह रहा है कि अब फतह के जो, यानी कि विक्ट्री के जो फूल है वो मेरे गले का हार बनेंगे। यानी कि अब इसने वो बेलिंडा की लॉक ले ली है, विक्ट्री हासिल कर ली है, तो ये विक्ट्री के जो फूल है इसके गले का हार बनेंगे, मींस इसने अपनी बैटल जीत ली है। द विक्टर क्राइड, विक्टर जिसने अभी ये विक्ट्री हासिल की है, यानी कि बैरन ने, द ग्लोरियस प्राइज इज माइन, ये शानदार इनाम मेरा है। वाइल फिश इन स्ट्रीम्स और बर्ड्स लाइट इन एयर, जब तक पानी के अंदर मछलियां तैरती रहेंगी, जब तक परिंदे आसमानों में उड़ते रहेंगे। और इन अ कोच इन 6th ब्रिटिश फेयर, जब तक ब्रिटिश फेयर, यानी कि ब्रिटिश लेडीज 6 घोड़ों में कोच के साथ लगे हुए, जब तक कोच के साथ लगे, यानी कि जो बग्गी होती है उसकी बात की जा रही है, उसमें फेयर ब्रिटिश लेडीज सफ़र करती रहेंगी। एज लॉन्ग एट अटेलनेंटिस शैल बी रेड। अटेलनेंटिस जो है बेसिकली ये एक वल्गर बुक है पॉप के टाइम की, तो जब तक ये किताब पढ़ी जाएगी, मीन्स जब तक ये वल्गर बुक जो है लोग पढ़ते जाएंगे। और द स्मॉल पिलो ग्रेस अ लेडीज बेड, या जब तक जो छोटे तकिए होते हैं खवातीन के बिस्तर पर मौजूद रहेंगे। वाइल विजिट्स शैल बी पेड ऑन सोलम डेज, या जब तक जो आशिक हैं वो आपस में मिलते रहेंगे। कब? सोलम डेज, मुकद्दस दिनों में। When numerous wax light in bright order blaze, जब तक कैंडल्स चमकती रहेंगी, मोमबत्तियां चलती रहेंगी। इसके बाद है while nymph take treats और assignation give, जब तक जो assignation give, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक जो लेडीज हैं वो अपने लवर्स से ट्रीट्स लेती रहेंगी, यानी कि डेट वगैरह, और असिग्नेशन कहते हैं मीटिंग वगैरह को, मुलाकात वगैरह को, या फिर काम वगैरह देने को। और जब तक ये जो लेडीज़ हैं अपने लवर्स को काम सौंपती रहेंगी। सो लॉन्ग माई ऑनर नेम एंड प्रेज शल लिव, कहता तब तक क्या होगा, मेरा एजाज़, मेरा ऑनर, मेरा नाम, और प्रेज यानी फेम, शोहरत, वो मशहूर रहेगी, वो जिंदा रहेगी, सर्वाइव करती रहेगी वर्ल्ड के अंदर। सो लॉन्ग माई ऑनर नेम एंड प्रेज शल लिव, यानी कि तब तक मेरा नाम, मेरा एजाज़ और मेरी जो शोहरत है, मेरी जो फेम है, वो जिंदा रहेगी। व्हाट टाइम वुड स्पेयर फ्रॉम स्टील रिसीव इट्स डेट, लेकिन जो चीज़ें बच जाती हैं, व्हाट टाइम वुड स्पेयर, जो चीज़ें बच जाती हैं, जिनका वक्त बच जाता है, जिनको डिफीट नहीं होती, वो क्या होती हैं? फ्रॉम स्टील रिसीव्स इट्स डेट,
वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बाय स्टील वेपन्स। वो स्टील के वेपन्स के साथ वक्त आने पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यानी वक्त के साथ साथ हर चीज़ ने तबाह हो जाना होता है, हर चीज़ को जंग लग जाना होता है। एंड मोन्यूमेंट्स लाइक मैन सबमिट टू फेट, जितने भी मोन्यूमेंट्स होते हैं उनको भी इंसानों की तरह सबमिट टू फेट, अपनी किस्मत के आगे झुकना पड़ता है। यहाँ पे जब ये स्टील की बात कर रहा है ना, बेसिकली सिजर्स की भी बात करें, क्योंकि जो सिजर्स है, कैंची है, उसने ही बेलिंडा के लॉक को तबाह किया और वो इसका एक स्ट्रॉन्ग वेपन था। कहता है कैंची जो है वक्त को काट देती है, कैंची हर चीज को तबाह करके रख देती है, कैंची तो बहुत पावरफुल है। स्टील कुड द लेबर ऑफ द गॉड्स डिस्ट्रॉय, कहते हैं स्टील जो है वो देवताओं की ताकत को भी तबाह कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि सिजर्स भी स्टील से बना हुआ है और जो तलवार है वो भी स्टील की स्वॉर्ड, ठीक है। हर चीज के अंदर तो जितनी भी वेपन्स है उसके अंदर स्टील यूज होता है। कहता है एंड स्ट्राइक द डस्ट द इंपीरियल टावर्स ऑफ ट्रॉय, कहता है इवन के जो ट्रॉय है उसके जो टावर्स बने हुए हैं ये उनको भी तबाह कर सकती है, उनको भी जमीन के अंदर स्ट्राइक टू द डस्ट, जमीन के अंदर डाल सकती है, तोड़ कर रेजा रेजा कर सकती है। स्टील कुड द वर्क्स ऑफ मॉर्टल प्राइड कन्फाउंड, जो मॉर्टल क्रिएचर यानी कि ह्यूमन बीइंग है, जिन चीज़ों के ऊपर फख्र करते हैं, गरूर करते हैं ना, स्टील उन चीज़ों को भी तबाह कर सकती है। एंड ह्यू ट्रिम्फल आर्चिस टू द ग्राउंड, आर्च कहते हैं बेसिकली गुंबद को, यानी कि साइन ऑफ विक्ट्री को। कहते हैं इवन की स्टील आपके विक्टोरियस साइन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। व्हाट वंडर देन फेयर निम्फ द हेयर शुड फील, तो कहते हैं स्टील इतना पावरफुल वेपन है तो व्हाट वंडर, तुम क्यों हैरान होती हो, फेयर निम्फ ए खूबसूरत दोशीजा यानी कि खूबसूरत लड़की, द हेयर शुड फील, तुम्हारी लट कट गई है तो, क्योंकि तुम्हारी लट भी तो कट सकती है अगर स्टील इतनी पावरफुल है। द कंकरिंग फोर्स ऑफ द अनरेजिस्टेड स्टील, कि जो तुम्हारी लट इस अनरेजिस्टेड, जिसको हराया ना जा सके, ना हराने वाली स्टील का शिकार बन गई है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि स्टील की तो ये ताकत है कि वो तो देवताओं को तबाह कर दे, वो तो बड़े बड़े महलों को तबाह कर दे, हर चीज को तबाह कर रख दे। अगर तुम्हारी लट इस स्टील का शिकार बन गई है और तुम्हारी खूबसूरत लड़की, तुम्हारी लट कट गई है, तो तुम्हारी लट कटने पे तुम इतना हैरान क्यों होती हो। और इसी के साथ हमारा जो कैंटो 3 है वो हुआ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइन नंबर 468 पे हम लोग टेक्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कैंटो में इंशाल्लाह ताला हम लोग कैंटो 4 को डिस्कस करने वाले हैं और लाइन नंबर 469 से अपनी पोएम को फर्दर प्रोसीड करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।